यूक्रेन में बम धमाकों की आवाज़ और क्रूज़ मिसाइलों का शोर पूरी दुनिया सुन रही है। और मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर एक युवक कुछ देर पहले ही यूक्रेन से लौटा है, उन्हीं बम धमाकों के बीच से लौटा है, उन्हीं गोलियों की बौछारों के बीच से लौट के आया है। गनीमत यह है कि सकुशल लौट के आया है। डॉक्टर लवकेश टुटेजा का ये घर है। उनके बेटे पीयूष टुटेजा यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन मजबूरी में लौटना पड़ा। लौट आए हैं और अच्छी बात यह है कि सकुशल लौट आए हैं। उनसे बात करेंगे किस किस तरह का सीन है वहाँ, क्या उन्होंने देखा था, किस किस हालात से वो गुजरे हैं और किसने मदद की आने में। पीयूष टुटेजा मेरे साथ हैं इस वक्त। पीयूष, कैसा सफ़र रहा? बम धमाकों की आवाज़ें कानों में गूंज रही हैं या बंद हो गई? सर बहुत टफ सिचुएशन रही, अभी भी सब कुछ कानों में आंखों में सब दिखाई दे रहा है वो जो सिचुएशंस थी। मैं पढ़ पा रहा हूँ आपकी आंखें, आपकी चेहरा से लग रहा है कि बहुत सी नींद आपको बाकी है, सोए नहीं होगे। चेहरे से ऐसा लग रहा है कि कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं होगा, नींद नहीं आई होगी। और हर कोई जो देख रहा होगा आपको अंदाज़ा लगा सकता है कि किस हालात से गुजरे होंगे। लेकिन जो लोग टीवी पे देख रहे हैं, जो बम गिरते हैं, मिसाइलें आती हैं, आवाज़ें आती हैं, वाकई वैसा नज़ारा है या उसमें कोई फ़र्क है? नहीं सर, वैसा ही नज़ारा है और जो वो दिखा रहे हैं उससे भी ख़तरनाक ही है कि लाइक जेट्स उड़ रहे हैं, कभी भी कहीं भी बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि कब किसी के ऊपर बॉम्ब गिर जाए। मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन है। यूक्रेन के किस सिटी में है आपका मेडिकल कॉलेज? कहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे? सर मैं इवानो फ्रांकिस्क में हूँ, इवानो फ्रांकिस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS कर रहा हूँ। वहाँ जहाँ आपका रहने का था, जहाँ पे आपके हॉस्टल्स रहे होंगे या अपार्टमेंट्स थे, उसके आसपास भी बम गिरे थे, मिसाइलें आई थी? यस, मेरे अपार्टमेंट के पास एयरपोर्ट है, तो एक बॉम्ब ब्लास्ट एयरपोर्ट पर हुआ है जो मेरे अपार्टमेंट से साफ मेरे को मुझे दिखाई दिया है। और एक गवर्नमेंट हॉस्टल है हमारी यूनिवर्सिटी का, एक ब्लास्ट उसके पास भी हुआ है। और एक वहाँ पर ऑयल एंड गैस प्लांट है, एक ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ है। तो जिस वक्त ये ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे तो घर पे क्या स्थिति थी आपके? वहाँ से कॉलिंग हो पा रही थी, संपर्क था उनका, या घर के लोग किस तरह से चिंतित थे? सर मैं सुबह सोकर उठा हूँ और मैंने देखा है कि सामने ब्लास्ट हुए हैं। तो और देखा मेरे फ़ोन पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 to 200 कॉल्स आई हुई हैं। सब यही पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, क्या हो, मतलब। और कनेक्टिविटी भी कभी लॉस हो रही है, कभी कनेक्ट हो रही है, मतलब इतनी अच्छी नहीं थी। बट स्टिल फिर भी हम जैसे तैसे भी करके फ्रेंड्स के फ़ोन से या वाईफाई कहीं भी कनेक्ट करके हम बात कर रहे, अपडेट दे रहे थे कि अब ये हो रहा है। अभी वापसी का जो रास्ता रहा है आपका, रोमानिया के रास्ते से आप हिंदुस्तान आए हैं या कोई और रास्ता अडोप्ट किया गया? सर रोमानिया का रास्ता और अडोप्ट किया था हमने। और सबसे टफ जो वहाँ भी दिक्कत कह रहे हैं, कहते बॉर्डर्स पे बड़ी समस्याएं हो रही हैं, इंडियंस को खास करके वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ में जातियाँ भी हो रही हैं। सर सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे भी आई वो रोमानिया के बॉर्डर पर आई। मेरे खुद के ऊपर फायरिंग्स हुई, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत मारा भी और मेरे कपड़े भी थोड़े बहुत फटे। और वहाँ माइनस में वहाँ टेम्परेचर था। तो और नाइजीरियंस भी वहाँ पर इंडियंस को काफ़ी परेशान कर रहे थे कि इंडियंस को एंट्री नहीं दे रहे थे। और वहाँ की बॉर्डर की मिलिट्री वाले यूक्रेनियंस को पहले एंट्री दे रहे थे, इंडियंस को एंट्री भी नहीं दे रहे थे। और 1 घंटे में मुश्किल से एक बंदा वो बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। और जहाँ की 5-6 हज़ार लोग वहाँ पर बॉर्डर पर खड़े थे। तो मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन। जिस सिटी में आप रह रहे थे, जहाँ पे आपकी पढ़ाई चल रही थी, तो क्या वो सिटी मतलब इस हिसाब से पूरा खाली होने जा रहा था? वहाँ की स्थिति क्या है? लोग अभी भी वहाँ रह रहे हैं? सर मेरी सिटी वेस्टर्न साइड ही थी जो बॉर्डर के बिल्कुल पास थी। तो वहाँ पर ये था कि सब यही सोच रहे थे कि सबसे सेफेस्ट प्लेस ये है। पर सबसे मतलब पहले अटैक रशिया ने उसी साइड करा। तो सब मतलब तो वहाँ भगदड़ वगैरह सब मच गई, सब बॉर्डर्स की तरफ भाग रहे थे। और बॉर्डर्स पर मतलब नियर अबाउट 50 to 60 किलोमीटर्स गाड़ियों की लंबी लाइन थी, सब बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। कई बार जब ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसी क्रिटिक स्टेज आती है, तो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो ऐसी कोई संस्थाएं या ऐसी कोई वहाँ पे ऐसी चीज़ें थी जो लोगों की मदद कर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल थी। रोमानिया के लोग उधर बॉर्डर क्रॉस कर दूसरी तरफ से आकर हमें कंबल उन्होंने दिए और हमें खाना दिया। और मतलब हमारी जो भी नीड्स थी उन्होंने पूरी की। ये जो आपका सफ़र रहा वाया रोमानिया होके आप हिंदुस्तान आए हैं, तो इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की गई है या जो आप लोग थे, बच्चे थे वहाँ जो पढ़ रहे थे हिंदुस्तान के, उन्होंने पे किया है जो ट्रैवलिंग फेयर्स होते हैं? सर हमारी यूनिवर्सिटी से बॉर्डर तक हम पे करके आए। और बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले हम उतर गए, वहाँ से हम पैदल 12 किलोमीटर बॉर्डर पर गए। और बॉर्डर भी मेरे को तो 2 बार क्रॉस करना पड़ा। एक बार फायरिंग हुई मेरे ऊपर और वापस बॉर्डर से निकाल दिया। और उसके 6 घंटे बाद बॉर्डर क्रॉस कर
उधर बॉर्डर की दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी ने अपनी सब बसेज अरेंज करी हुई थी और हमें फिर वहाँ से कैंप्स में लेके जाया गया और कैंप्स में हमें थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमें कहा कि वहाँ 500 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट के पास हमें वहाँ शेल्टर्स में रखा 2 दिन और वहाँ भी मतलब सब नीड्स को उन्होंने पूरा किया, कंबल, फिर उन्होंने हमारे लिए सिम कार्ड्स भी अरेंज किए और कंबल, खाना हो गया और जैसे गद्दे वगैरह सब उन्होंने वहाँ अरेंज किया। जो ट्रैवलिंग फेयर था, जो एयर फेयर था, जो किराया था, जो जहाज़ का किराया था, वो जो लोग आए हैं उन्होंने खुद पे किया है या गवर्नमेंट की तरफ से इनकी टिकटें की गई हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट की तरफ से टिकटें की गई। सारी टिकट्स एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और गवर्नमेंट की तरफ से टिकट्स थी। अब जो जिस चीज़ के लिए आप वहाँ गए थे, मेडिकल एजुकेशन के लिए आप वहाँ पर गए थे, तो उसका क्या स्थिति रहेगी? अब अनसर्टेन है या आपको कहा गया है कि ठीक है, जब भी कभी युद्ध खत्म होता है तो वापस? अभी सर हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मैसेज आया है कि 12 मार्च तक सब कुछ सस्पेंडेड रहेगा और अगर थोड़ी बहुत सिचुएशन नॉर्मल होती है तो 12 मार्च के बाद मे भी ऑनलाइन हो और अगर नहीं होती तो फिर अभी अनसर्टेन है सब। अच्छा, वो जो मैं आपसे पूछ रहा था कि तोप चलाई जा रही हैं, गोले आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं, बम गिर रहे हैं ऊपर से, एयर से जो अटैक हो रहा है, तो वो जो स्थितियां हैं उसके बाद में वहाँ पर क्या मंजर क्या है इस वक्त? जो आपने तो आंखों से देखा होगा, अभी जो हमारे पास फुटेज आ रही है वो तो कुछ चुनिंदा फुटेज आती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ से होके आए हैं उन्होंने वो सब देखा है। उसको थोड़ा सा बताएं, किस तरह का क्या रहता है वहाँ, सीन क्या बना हुआ था? वहाँ सीन ये था कि जैसे ही ब्लास्ट हुए पुलिस के सायरन्स बज रहे हैं, एम्बुलेंसेस, आग, लोग भगदड़ मच गई है, लोग खाने की जगहों पे सबसे पहले भाग रहे हैं। मुझे खुद को 3 घंटे लगे सिर्फ खाने का सामान लेने में और पैसा ATM में जितने मेरे शहर में जितने भी ATMs थे वहाँ सारा पैसा ख़त्म हो चुका था और उसके बाद जैसे कि हम उस तरफ गए, वॉर वाले दिन ही हमें वीज़ा लेने जाना था तो हम उस तरफ गए तो हमारे पास ये भी कि रूमर आया कि जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हो वहाँ पर भी अटैक होने वाला है, तो हम वहाँ से भी भाग कर आए। तो मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन रही उधर भी। जब बात करते थे तो घर की तरफ से क्या आता था कि आप वहीं रुके रहें, किसी भी तरह से वापस आ जाएं? घर वाले तो यही चाह रहे थे कि किसी तरह वापस आ जाएं, कैसे भी टफ सिचुएशन इतनी है, पर सब इंडियंस ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया, बसेस वगैरह सब ने अरेंज करी और क्योंकि इंडियन एम्बेसी के अकॉर्डिंग बसेस एक दिन लेट अरेंज होनी थी तो सब ने पहले ही बसेस अरेंज करके पहले ही बॉर्डर पर गए सब, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी रहा कि हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए अच्छी तरह। अब यहाँ पे आप पहुँचे हैं, उसके बाद में क्या फीलिंग आ रही है कि वाकई स्टेप ठीक था या वहाँ रुकना चाहिए था? नहीं सर, बहुत अच्छा स्टेप था कि हम यहाँ निकल आए, क्योंकि वहाँ जान है तो जहाँ है, कहा भी जाता है कि ज़िंदगी रहेगी तो सब कुछ बाद में मिल जाएगा। क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरा सब सामान मैं वहीं छोड़ कर आया हूँ, बस मैं आया हूँ और मेरे साथ पासपोर्ट लेके आए हैं बस। तो जब वो बम गिरते थे तो कभी कभी लगता था कि एक बम कभी अपने ऊपर ना गिर जाए आके? सर हर बार यही फीलिंग आती थी कि ये बम गिरेगा हमारे ऊपर और पूरी नाइट में उन्होंने पूरी नाइट में ब्लैकआउट कर दिया था कि पूरे शहर की एक भी लाइट नहीं जल रही थी रात को, ताकि कोई अटैक ना कर पाए। तो यहाँ वहाँ रात को भी हमने बहुत कुछ फेस किया और 7 दिन हो गए हम सो ही नहीं पाए। आपके फादर साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर लोकेश टूटे जैसे, वो बता रहे थे कि आपकी जैकेट्स भी फट गई, वहाँ पे मारपीट हुई थी। मेरे साथ मारपीट भी हुई थी और फायरिंग भी हुई थी मेरे ऊपर, मेरे जैकेट्स भी फट गए उधर बॉर्डर पर और उन्होंने काफ़ी मतलब ब्रूटली ट्रीट किया लड़कियों को, मतलब बाल पकड़कर उनको ज़मीन पर लिटाकर भी मारा कईयों को। तो मतलब काफ़ी टफ सिचुएशन में। क्यों मारा, ऐसी क्या क्या नौबत थी? सर वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी कि लाइक कभी नाइजीरियंस इंडियंस से लड़ाई कर रहे हैं कि हम पहले जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करेंगे, कभी इंडियंस एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि हम पहले जाएंगे, और कभी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग ग्रुप्स लड़ाई कर रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चे पहले जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी के बच्चे पहले जाएंगे। तो मतलब ये चीज़ों में काफ़ी भगदड़ मची हुई थी, तो उन्होंने ऐसा किया था। एयरपोर्ट पे लेने कौन गया था आपको? पापा, मम्मी और मामा। जैसे ही मिले तो लिपट के रोने लगी होगी मम्मी? तो मम्मी और सब, पापा भाई सब रोने लगे, मामा भी, सब बिल्कुल सबकी आंखों में आंसू थे। वो भी क्यों ना, जिंदा जब आदमी आता है जिस पे उम्मीद ये होती है, युद्ध की स्थिति से निकल के आता है, चारों तरफ बम गिर रहे होते हैं, उस मंजर को देख के उसमें से निकल के जब कोई बच्चा आता है तो वाकई ये चीज़ हो जाता है कि पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं बच्चे को देख के। उनसे ही बात करते हैं। पीयूष की मम्मी भी हैं, ज्योति इस वक्त मेरे साथ हैं। जब एयरपोर्ट पे आप लेने गए थे, मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब भी साथ थे, आप पूरी फैमिली पीयूष को रिसीव करने एयरपोर्ट पे गई थी, तो जब मिला तो आंसू आ गए होंगे? तो है ही, रोना छूट गया उसी टाइम। नज़रें जब तक बच्चे नहीं आए थे, नज़रें वहीं टिकी हुई थी, कब आए बच्चे, कब बाहर आए, कब बाहर आए। इवन मैंने इससे मिलने के बाद पानी पिया, मैंने पानी भी नहीं पिया था।
ये व्रत रखा हुआ था या ऐसा मतलब मन ही नहीं किया था कि बेटा आएगा तभी? उस दिन तो बेटे के लिए व्रत भी रखा था कि बच्चे बस ठीक ठाक आ जाए, बस इस वजह से। मन में ख्याल आते होंगे कि पढ़ाई लिखाई बाद में होती रहेगी, एक बार आ जाए, वापस आए। मेरा बच्चा ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, बस मेरा बच्चा आ जाए बस। इसने कभी बताया, कभी वीडियो कॉल आपकी होती रही होंगी कि भी बम गिर रहे हैं आसपास, आवाज़ें भी आ गई होंगी आपको बाई चांस? हाँ, मैंने यहाँ से सुना कि वहाँ ब्लास्ट हुए, तो मैंने इसको कॉल किया, ये लोग सो रहे थे तो ये कॉन्टेक्ट में नहीं आए। फिर बाद में इसका फ़ोन आया मेरे पास, मम्मी यहाँ तो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। फिर मैंने इसको थोड़ा मोटिवेट किया बेटे को, मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे धुआं होगा, ये चीज़ नहीं। बोला नहीं मम्मी ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पर। फिर हम भी डर गए। उसके फिर बाद में फिर बेटे से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद फिर बाद में मतलब बच्चे, फिर हमने बोला कि तुम जैसे तैसे निकल जाओ वहाँ से। तो बच्चे फिर निकलने में भी काफ़ी वक्त लग गया, कई दिन लग गए थे इनफैक्ट। तो इस दौरान क्या स्थिति रही आपके घर में, या खासकर आपकी स्थिति क्या रही? हम हर पल डरे हैं, हर मिनट हम डरते रहे हैं उस वक्त। मतलब बम वहाँ फूटते थे, वहाँ गिरते थे, डर आपको लगता था? हमें लगता था हाँ, हर पल मतलब हम डरते रहे, हमारा एक एक मिनट निकलना मुश्किल हो रहा था। और जब बच्चे से बात हो जाती थी थोड़ा हम रिलीफ हो जाते थे, लेकिन बच्चों ने बहुत कुछ फेस किया है। और बच्चे हमारे मतलब फायरिंग से निकल के आए हैं। मेरा बच्चा तो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़के आया है, और वहाँ मतलब बच्चा मेरा एंटर कर चुका था और इसके ऊपर फायरिंग हुई है। फिर बाद में बच्चों को खींच के फेंका जा रहा था वहाँ पे बॉर्डर के, यूक्रेन के बॉर्डर के पास। फिर बच्चों ने रोमानिया के बॉर्डर पे पहुँचे तो बच्चों ने बहुत रिलीफ फील किया, और एम्बेसी ने बहुत अच्छा अरेंज कर रखा था बच्चों के लिए। वो उस वक्त बच्चों ने हमें बताया कि हम सेफ़ हो हैं। बेटे ने फ़ौरन फ़ोन करके हमें बताया मम्मी अब हम सेफ़ हैं, अब हम सरकार की तरफ से आपके पास कोई इंटीमेशन है कि आप इत्मीनान रखें, बच्चे वहाँ पर हैं, हम संपर्क में हैं, या आप खुद ही लगे रहे इसमें कि ये तसल्ली करने में कि बेटा ठीक है हमारा? नहीं, हमें यहाँ कॉल्स भी आए थे कि आपके बच्चे यहाँ जैसे ये है, लेकिन और हम अपनी तरफ से भी लगे रहे, बच्चे के टच में रहे। और बच्चों के जो भी बच्चा मिलता मतलब बच्चे हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे थे, और हम लोग फिर इनके नेटवर्क नहीं मिलते तो हम उन बच्चों से बोले, लेकिन बच्चे एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। और इन बच्चों ने ये भी किया कि इंडियन जो गर्ल्स थी ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही थी, तो इन बच्चों ने मिलके उन लड़कियों को पहले निकाला। ये इंडियन बॉयज़ ने मतलब ये भी सुना गया कि वहाँ नाइजीरिया वगैरह के बच्चे थोड़ा कुछ वो मतलब परेशान हो रही थी लड़कियाँ, तो इन बच्चों ने उनको मतलब उनके साथ मतलब वो किया, उन लड़कियों को बचाया साइड से, उनको निकाला भी उन लड़कियों को। इंडियंस जो थे उन्होंने अपना धर्म निभाया, उन लड़कियों को पहले निकाला। इंडियंस ने लड़कियों को निकाला, हाँ, और फिर खुद बाद में आए हैं ये बच्चे। और एक दूसरे को बहुत इन बच्चों ने संभाला है। बेटा बहुत नर्वस है, बहुत डरा भी हुआ है। अभी तो इसके बस वही बातें गूंज रही हैं वहाँ पे, जो भी ये चीज़ हुआ है। तो सही बात है, जो धमाके जो हो रहे थे वो कान में अभी तक गूंज रहे हैं। अभी तक उन बातों को फेस कर रहा है। ये देखो मम्मी, हमने ये चीज़, ये हुआ वहाँ पे, ये हुआ, ये चीज़ हुआ। मतलब बच्चे बहुत वो। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं डॉक्टर साहब से भी बात कराता हूँ कि डॉक्टर साहब बेटा तो आ गया, बहुत दिन से परेशान थे, आपकी मेरी बात भी हुई थी, मैंने कहा क्या रहा, तो आप लेने जब गए, जब भी आपसे वार्ता हुई थी कि आप जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, अब तो बेटा आ गया है, तो कम से कम वो चिंताएं तो दूर हो गई हैं जो बम का एनवायरनमेंट था, युद्ध का एनवायरनमेंट से बाहर आ गया। देखिए, नो डाउट जैसी परिस्थिति थी वो परिस्थिति भयावह थी, एक डर था और कोई दुर्घटना ना घट जाए। और जब से ये आया है वो बिल्कुल कंप्लीटली हम इस बात के लिए रिलैक्स हैं कि बच्चा अपने घर आ गया है। उस बात की कोई चिंता है कि वो पढ़ाई बीच में छूट गया, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं सब? देखिए, वो सेकेंडरी हैं, जान है तो जहान है। ये फर्स्ट चीज़ तो यही था कि अब जो परिस्थिति बनी है तो इसको तुरंत अपने घर आ जाना चाहिए, बाकी चीज़ें तो सब बात की बातें हैं। तो ये घर आ गया है तो इसमें नो डाउट मैं हूँ, मेरे मित्र हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं जो इन 5-6 दिनों में जिन्होंने बहुत डीपली हमें संभाला है, मॉरली बूस्ट किया है, तो वो सब आज कम से कम इस बात के लिए तो शांत हो गए हैं कि बच्चा हमारे घर में आ गया है। बिल्कुल यही बात है, कम से कम इस बात की तसल्ली है कि बेटा घर पे आ गया। और हर कोई माँ बाप ऐसा सोचता भी है जिसके बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। अभी भी जो बच्चे वहाँ रह गए हैं उनके घर में भी शायद यही स्थिति होगी जो डॉक्टर साहब के घर में थी अब से पहले। वीडियो को आप शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।